स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या धार्मिक कारण है, क्या उसके पीछे जो है खगोलीय कारण है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ब्लैक होल का निर्माण होता है किससे, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, बिग बैंग थियरी का जो है संबंध किस घटना से है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा के अंगों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और उसे ब्रह्मांड कहा गया, जैसा कि ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है। लेकिन इसके पीछे जो एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, कुछ और हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आज पहली बार फर्स्ट टाइम इस सेशन को आप वॉच कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी एक क्लास जो है ऑलरेडी जारी की जा चुकी है, उसे भी जो है आप प्लेलिस्ट से जाकर के देखें। यह सेशन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल चैनल से जो है प्रसारित किया जाएगा, जैसा कि पहले जो है किया जाता रहा है। ये सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है जहां पर जीएस पूछा जाता है, स्पेशली जो है सिविल सर्विसेज के लिए। शुरू करते हैं इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थियरी को विस्तृत रूप किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्ट विग्नर ने, स्टीफन हॉकिंग्स ने, एडविन हब्बल ने या फिर कॉपरनिकस ने। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया तो मैं बताया कि आधुनिक खगोल का जनक किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि आधुनिक खगोल का जनक किसको कहा जाता है। जी हां, कॉपरनिकस को कहा जाता है। किसको, कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल का जनक कहा जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा सर्कुलर बेस में नहीं करते हैं, इलिप्टिकल बेस में करते हैं। यानी ये सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग पे जो है गति नहीं करते बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं। और इस तथ्य को बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कॉपरनिकस, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या आधुनिक खगोल का जनक कहा गया। लेकिन ये बिग बैंग थियरी क्या है, बिग बैंग थियरी क्या है, आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझको बताएंगे। बिग बैंग थियरी, जिसको कि महाविस्फोट के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया, महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। और महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, इसके पीछे क्या वजह था, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। महाविस्फोट का सिद्धांत, बस 1 मिनट आप जो है समय देंगे। महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत या जिसको कि कहा गया है क्या, जी हां, इसे कहा गया बिग बैंग थियरी। क्या कहा गया, बिग बैंग थियरी के नाम से जिसे जाना गया। बिग बैंग थियरी किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे कि जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है दिया गया। और जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के रहने वाले एक महान भूगोलवेत्ता। हालांकि जब इन्होंने इस थियरी को गढ़ा, जब जो है लिखा, तो उस समय इन्होंने किसी को बताया नहीं। ये किसी चर्च में काम करने वाले एक पादरी थे और उन दिनों धार्मिक नियमों के अनुसार, ईसाई धर्म के नियमानुसार ये बातें उस समय धर्म विरुद्ध थी। इन्होंने बताया था क्या, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। कब से, ईसा पूर्व 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना होती है। और इस घटना के दरमियान हुआ क्या, पूरा का पूरा यूनिवर्स जब एक बिल्कुल मटर के दाने के बराबर का था, तब इसे प्रिमिटिव पॉइंट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, प्रिमिटिव पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसी को आद्य बिंदु कहा गया हिंदी में। और इसी को भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा जो है सुपरनोवा का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, इसका नाम जो है सुपरनोवा दिया गया।
कौन सा नाम दिया गया था? सुपरनोवा का नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। इन्होंने कहा कि किसमें जो ये प्रिमिटिव पॉइंट था, जो सुपरनोवा था, इसमें किसी वजह से ब्लास्ट हुआ। किस वजह से ब्लास्ट हुआ लेमेंटेयर ने दुनिया में किसी को नहीं बताया, उनको खुद भी नहीं पता था। आज तक नासा को भी नहीं पता है। आप लोगों ने पिछले वर्ष देखा होगा, ये बिग बैंग की घटना की जानकारी के लिए नासा के द्वारा जो है अभी हाल ही में सैटेलाइट भी जो है प्रोजेक्ट किया गया है, छोड़ा गया है। तो बिग बैंग की घटना के समय जब जो है विस्फोट हुआ, तो ये विस्फोट जो है इतना भयंकर था, इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि ये जो प्रिमिटिव पॉइंट था, इसका मटेरियल कुछ विजिबल कंडीशन में और कुछ इनविजिबल कंडीशन में फैल गया। जो विजिबल कंडीशन में था उसको जो है कहा गया क्या? द्रव्य। क्या कहा गया? द्रव्य, या इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? मैटर। और जो इनविजिबल कंडीशन में था इसी को कहते हैं क्या? एनर्जी, यानी ऊर्जा। आज भी आप देखते हैं जब ब्लास्ट होता है, हम लोग पटाखे जलाते हैं दीपावली के मौसम है, दीपावली के अवसर पे, तो जब वो ब्लास्ट होता है तो उससे लाइट, एनर्जी, हीट, इन सब के अलावा उसके जो है कुछ जो मटेरियल अवशेष के रूप में वहीं पर बिखरे हुए आपको मिलते हैं। उस समय भी जब बिग बैंग की घटना हुई और प्रिमिटिव पॉइंट में ब्लास्ट हुआ, तो कुछ मटेरियल जो है लाइट के रूप में, कुछ जो है साउंड के रूप में, कुछ जो है हीट के रूप में, और कुछ जो है इस तरीके से जो है मटेरियल के रूप में जो है बिखरे मिले। जो दृश्य मैटर था उसी को जो है, जो दृश्य था उसी को द्रव्य कहा गया, जो अदृश्य था उसी को ऊर्जा कहा गया। और इन्होंने बताया कि मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को ही यूनिवर्स कहा गया। यानी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा गया कि ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए वो ब्रह्मांड है। यहां पर कहा गया क्या? द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित स्वरूप ही क्या है? ब्रह्मांड है। कॉम्बिनेशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्स। और सबसे पहले किसका एग्जिस्टेंस होता है? एनर्जी का। आप भी जो है इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं दीपावली के मौसम में या शादी विवाह में, तो सबसे पहले आपको लाइट या साउंड, उनमें से कौन सा दिखाई देगा? कमेंट करें फटाफट। उसके बाद लाइट और साउंड, हीट के बाद वहां पर उसके मटेरियल बिखरे हुए मिलेंगे। यानी एनर्जी पहले जो है हम लोग देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, मैटर को बाद में। यानी यूनिवर्स में भी आपसे अगर जो है पूछा जाए कि सबसे पहले किसका एग्जिस्टेंस हुआ था, बेटा आप बताएंगे क्या? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे पहले एग्जिस्टेंस हुआ, और उसके बाद जो है किसका एग्जिस्टेंस हुआ था? तो उसके बाद जो है मैटर का जो है एग्जिस्टेंस हुआ। बहुत दिनों तक ये मान्यता रही थी कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टाइन, जिन्होंने E = mc² के द्वारा, किसके द्वारा? E = mc² के द्वारा ये प्रूफ कर दिया कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले एनर्जी अपने एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद जो है मैटर एग्जिस्टेंस में आया। जो मैटर एग्जिस्टेंस में था उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसका टेम्परेचर जबरदस्त, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आप सोचो कितना सुहाना मौसम रहा होगा। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ। तो जाहिर सी बात थी उस समय जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है किस कंडीशन में पहुंच गया? प्लाज्मा की कंडीशन में पहुंच गया। किस कंडीशन में पहुंच गया? प्लाज्मा के कंडीशन में पहुंच गया। ध्यान रखेंगे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद जो है होता है आपका ये प्लाज्मा, और गॉड पार्टिकल जो है सबसे अंतिम अवस्था जो है पाई जाती है। तो आपसे जो है पूछा जाए कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, बिग बैंग की घटना हुई, तो बिग बैंग की घटना के दौरान जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है किस कंडीशन में था? प्लाज्मा के कंडीशन में था या प्लाविका के कंडीशन में था? किसमें? प्लाविका के कंडीशन में, प्लाज्मा के कंडीशन में था। और इसमें विस्फोट हुआ तो इसका एक मैटर जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज था, इसी को आगे चल करके जो है प्रोटॉन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? प्रोटॉन के नाम से। और इतना अधिक जो है टेम्परेचर हुआ कि इसी की वजह से जो है ये प्रोटियम में कन्वर्ट हो गया।
किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? प्रोटियम में कन्वर्ट हो गया, प्रोटियम में कन्वर्ट हो गया। और 1H1 इसी को तो प्रोटियम कहते हैं। आपको साइंस में पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है क्या? प्रोटियम एकमात्र ऐसा जो है आइसोटोप है, समस्थानिक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। अभी वो बने ही नहीं थे तो पाए कहां से जाएंगे? और इस तरह से यूनिवर्स में सबसे पहले जो है एग्जिस्टेंस हुआ आइसोटोप का, समस्थानिक का। और किसके समस्थानिक का? आप कहेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक का। तो मेरे प्यारे शिष्यों, अगर जो है आपसे पूछे कि इस यूनिवर्स में सबसे पहले तत्व के रूप में किसका एग्जिस्टेंस हुआ, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस का हुआ। किसका हुआ? हाइड्रोजन गैस। और आज भी पूरे यूनिवर्स में 98% के आसपास हाइड्रोजन पाई जाती है। इस बात का जो है प्रमाण है। हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, लेकिन मोर देन 90% पूरे यूनिवर्स में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन का जो है पहला आइसोटोप 1H1 जो है अपने एग्जिस्टेंस में आता है। उसके बाद जो है 1H जो है 2 एग्जिस्टेंस में आता है। कौन सा? 1H2 जो है अपनी एग्जिस्टेंस में आया, इसको ड्यूटेरियम कहा गया। और 1H3 को जो है ट्राइटियम के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ट्राइटियम के नाम से जो है जाना गया। तो सबसे पहले प्रोटॉन की जो है उत्पत्ति होती है। उसके बाद जो है अगला ऐसा जो है आता है पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था, और चार्ज नहीं था तो इसको ही जो है न्यूट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किया था किसने किया? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा किया गया। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तब एक्टिव हो गए जब एक प्रकार का यहां पर बल था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम था? ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल ना, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन दोनों में जो है आकर्षण हुआ, और आकर्षण हुआ तो ये दोनों जो है एक साथ चले आए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ आते हैं बेटा, तो इसी स्ट्रक्चर को जो है नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जब दूसरी प्रकार की एनर्जी जो है अपनी एग्जिस्टेंस में आई, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसको आप कुछ और मत समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने लिखा है। गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे कहा जाता है। और इसको विद्युत चुंबकीय बल के नाम से, विद्युत चुंबकीय बल के नाम से जो है जाना जाता है। जब इसके वजह से न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, आज भी आपको साइंस में पढ़ाया जाता है क्या? कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरे तरह का जब जो है पार्टिकल अपने एग्जिस्टेंस में आता है जिस पर जो है माइनस चार्ज था, जिसको आगे चल करके इलेक्ट्रॉन कहा गया, और इसकी खोज किया जाता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किया था जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने किया। और जैसे ही ये निगेटिव चार्ज वाला जो है पार्टिकल अपने एग्जिस्टेंस में आया, तो ये फोर्स जो है अब एक्टिव हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। और इसके वजह से आज भी तब भी हमेशा ऐसा रहा है, सेम पार्टिकल, सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे को जो है रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात थी, इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन थे उन पर पॉजिटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ मूव करने लगा, इसके चारों तरफ जो है घूमने लगा, क्योंकि पॉजिटिव इस पर चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन इसके पास जो है जाना चाहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहता है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है ऐसा करने के लिए उसको विवश करता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व होने लगता है। इसी को परमाणु कहा गया, इसी को एटम कहा गया। यही तो स्ट्रक्चर होता है किसी परमाणु का, एटम का। सेंटर में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है डिफरेंट टाइप सी ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जो है परमाणु कहा गया। और जब सेम टाइप के जो है एटम अपने साथ मिले, सेम टाइप के एटम मिले, तो जो है इन्होंने एलिमेंट का निर्माण किया या तत्व का निर्माण किया। यानी समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को ही तत्व कहा गया। और तत्व जब जो है एक फिक्स रेशियो में मिल गए एलिमेंट,
तो उसी को जो है कंपाउंड कहा गया और नहीं तो मिक्सचर कहा गया। तो इस तरह इस ब्रह्मांड में या तो जो कुछ भी है या तो मैटर है और नहीं तो एनर्जी है, या तो तत्व है नहीं तो मिश्रण है, नहीं तो यौगिक है। और इन सभी तथ्यों का जो है व्याख्या जिस व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया, ये सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? लेमेंटेयर के द्वारा। कब? 1893 में दिया गया। ये बेल्जियम के व्यक्ति थे, पादरी थे, काम करते थे चर्च में। लेकिन अब आप बताइए, अगर जो है उनके द्वारा ये कहा जाए कि इस यूनिवर्स का निर्माण जो हुआ है वो बिग बैंग के वजह से हुआ है, गॉड ने नहीं किया है, तो पब्लिक उनको गॉड के पास भेज देती ना। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जब तक जिंदा रहे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ये बात किसी को बताया नहीं कि फूलों के रंगों के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार, उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार फूलों के रंग जो है गॉड के द्वारा बदले जाते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक वही वजह यह भी थी, इन्होंने किसी को बताया नहीं, और किसी को बताया नहीं तो इस बात को दुनिया के सामने लाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट वेगनर। और 1967 में वेगनर के बिग बैंग थियरी, लेमेंटेयर के बिग बैंग थियरी को जो है दुनिया के सामने एक्सप्लेन किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या? रॉबर्ट वेगनर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। स्टीफन हॉकिंग्स, जो कि अभी तो ये हमको लग रहा है 2020 में दुनिया से चले गए हैं, अभी रिसेंटली जो है ये डेथ किए हैं, इनके द्वारा भी जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम नामक जो है पुस्तक लिखी गई, और इस पुस्तक में भी इन्होंने बिग बैंग को जो है सही बताया। नासा जैसी स्पेस एजेंसियां भी इसको मानती हैं कि नहीं, जिस तरह से लेमेंटेयर ने बताया था कि बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन यूनिवर्स में बनने वाला पहला तत्व था, दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए, यानी दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में मिल करके और तीसरे जो है एलिमेंट को फॉर्म किए, और उसी को जो है हीलियम कहा जाता है। इस तरह हीलियम इस यूनिवर्स में उत्पन्न होने वाला जो है सेकंड एलिमेंट था, दूसरा तत्व था। और इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जो है किसकी उत्पत्ति होती है? तो आप कहेंगे कि गैस का। न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है, यूनिवर्स में सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कौन सा आया था? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या फिर गॉड पार्टिकल। तो इन 5 अवस्थाओं में सबसे पहले जो है ये द्रव्य की कौन सी अवस्था होती है? तो आप कहेंगे कि ये द्रव्य की तीसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था अपने एग्जिस्टेंस में आई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मांड क्या है तो आप तो समझ गए होंगे, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जैसा कि ऋग्वेद। देखते हैं अगले प्रश्न को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। यह ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस में कैसे आया, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अपनी अपनी जो है थियरी दी गई है। और उसमें महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया? अभी मैंने बताया किसके द्वारा दिया गया, अलेक्जेंडर जी नहीं, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है दिया गया। दूसरा दोलन सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया? तो दोलन का सिद्धांत दिया था, दोलन का सिद्धांत जो है दिया गया किसके द्वारा? सतत सृष्टि का सिद्धांत तो दिया गया था इन्होंने थॉमसन, गोल्ड और हर्बन बांडी के द्वारा जो है दिया गया था। दोलन सिद्धांत जो है दिया गया था एलन संडेज के द्वारा, और सोलर नेबुला का सिद्धांत दिया गया था जीपी कुरियर के द्वारा जो है दिया गया था, जीपी कुरियर के द्वारा इसे दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का कौन सा? दूसरा, पहले का दूसरा, यही 2 जगह दिया है तो ये जो है सही तो ऐसे ही जो है नहीं होंगे। बी, दोलन सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? एलन संडेज के द्वारा जो है दिया गया था, एलन संडेज। बी का कौन सा होगा? तीसरा नहीं, अच्छा ये है। दिए हुए प्रश्न का जो है ये विकल्प जो है सही होगा, जी नहीं सही होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। फिर चला गया।
देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांत के प्रतिपादकों का जो है कौन सा युग्म सही है। तो अभी बताया कि बिग बैंग थियरी, कौन सा बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था, जिसकी व्याख्या किया था किसने, जी हां, इसकी व्याख्या जो है किया गया था वेगनर के द्वारा। दोलन का सिद्धांत जो है एलन संडेस के द्वारा दिया गया। सतत सृष्टि का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे कि सतत सृष्टि का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हर्बन बांडी के द्वारा दिया गया। सोलर नेबुला किसके द्वारा जो है दिया गया था, जी हां, ये जेपी कुरियर के द्वारा दिया गया था। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे जो है तर्क वितर्क दिए गए। सूर्य, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, जो कुछ भी इस दुनिया में दिख रहा है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ होगा, कैसे बने होंगे, इसको लेकर के तमाम जो है बातें लिखी गई, तमाम सिद्धांत दिए गए। लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है वर्तमान समय में वो है बिग बैंग थियरी, जो कि लेमेंटेयर के द्वारा 1893-94 में दिया गया और उसको एक्सप्लेन किया गया जो है किसके द्वारा, वेगनर के द्वारा 1967 में। इस फैक्ट को जो है आप जानेंगे। बाकी तो बहुत से जो है लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जैसे दोलन का सिद्धांत एलन सैंडर्स के द्वारा दिया गया और उसमें बताया गया कि जब जो है ब्रह्मांड एक तारे की तरह था तो इसमें ब्लास्ट हुआ तो इसके मटेरियल बहुत तेजी से जो है बिखरते चले गए, यानी बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ये अपनी अंतिम बाउंड्री से टकराने के बाद फिर बहुत तेजी से जो है बिल्कुल अंदर की तरफ आया और फिर आया तो आपस में टकरा करके फिर ब्लास्ट किया। इस दृश्य को आप कहीं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे देखते हैं, जब शांत जल में जो है आप पत्थर फेंक देते हैं तो उसकी जो तरंगे हैं बहुत तेजी से ऐसे चलते हुए किनारे तक जाती हैं और किनारे पर जाकर के टकराती हैं। टकराने के बाद फिर वापस जो है उनका जो है अपने सेंटर की तरफ आना होता है। तो इस तरह से जो है दोलन गति के रूप में जो है ये लगातार बनना बिगड़ना जो है इस ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। इसको जो है बताया था एलन सैंडर्स के द्वारा जो है बताया गया था। सतत सृष्टि का सिद्धांत ऐसे ही थॉमस गोल्ड और हर्मन बांडी के द्वारा दिया गया था, लेकिन आप बिग बैंग थियरी को याद रखेंगे लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया और यह सर्वमान्य मान्यता है जो कि वर्तमान समय में नासा के द्वारा भी इसके एग्जिस्टेंस के पीछे क्या वजह था आज तक प्रयास चल रहा है। खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। पार्सेक कितना होता है? तो आप कहेंगे 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर इतना होता है। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर जो कि ये डिस्टेंस का एक मात्रक है, ध्यान रखेंगे। और एक प्रकाश वर्ष में कुल कितने मीटर होता है? 9.5 10⁻15 मीटर होता है। लगभग 950 अरब किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, रोमर के द्वारा जो है जिसका गणना किया गया था, मापन किया गया था। खगोलीय एकक क्या होता है? तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इसी को कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई लगभग कितने करोड़ के बराबर होती है? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, उसी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में लगभग कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होते हैं? करीब जो है 6350 के आसपास जो है होते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मापने की जो है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने की सबसे बड़ी इकाई है कौन सी? पार्सेक। उसके बाद जो है नंबर आता है प्रकाश वर्ष का, उसके बाद नंबर आता है खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। एक वर्ग मील में कितने किलोमीटर होगा, कितने वर्ग किलोमीटर होगा? आप फटाफट कमेंट करके हमको बताएं। इतना तो आना चाहिए। इतना भी अगर जो नहीं आएगा तो समझिए कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। अगला देखें, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है?
पृथ्वी गोल है, इस बात को सबसे पहले जो है बताया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे अरस्तु। सिकंदर के जो है ये गुरु थे, सिकंदर के ये गुरु थे। कौन? अरस्तु। और आपको बताएं कि अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्या बताया था? पृथ्वी गोल है। बहुत दिनों तक यूरोप के लोगों को, यूनान के लोगों को या भारतवर्ष में ये मान्यता रही कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि बिल्कुल फ्लैट है, टेबल की तरह है। बहुत लोग तो इसमें भी परेशान थे कि टेबल की तरह पृथ्वी है, बहुत आगे जाओगे तो उधर गिर जाओगे नीचे। लेकिन बाद में चल करके अरस्तु, ईसा पूर्व पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। हालांकि इसकी जानकारी पहले भी जो है हमारे वेदों पुराणों में आप पढ़े होंगे, बी.आर. चोपड़ा के जो है सीरियल में देखे भी होंगे। भगवान कृष्ण एक बार मिठाई जो है मिट्टी खा लेते हैं। मम्मी, उनकी माताजी यशोदा कहती हैं मुंह खोलो, खोलो मुंह देखें क्या है। तो उन्होंने मुंह खोला तो जो है माताजी को मिट्टी नहीं दिखा, पूरा उसमें ब्रह्मांडे दिखा। तो हमारी धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसी को कहा जाता है क्या? रोटेशन ऑफ द अर्थ, या उसी को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। कुछ देर तक के लिए मान लें कि ये सूर्य है, मान लेने में क्या दिक्कत है, और सूर्य के सामने ये पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे दोलन गति कर रही है इस तरह से। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ेगा उधर दिन, जो पीछे पड़ गया उधर रात। यानी पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होती है? आप कहेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी जो है धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है गति करती है। इसलिए पूर्वी हिस्सा सबसे पहले सामने आ जाता है। इसीलिए सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। आपसे कोई पूछे कि सूर्योदय पूरब में ही क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गति करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बता दें, उससे पहले जो है आप सबको बता दें कि पृथ्वी का आकार गोल है। सबसे पहले भारत में इस बात को जो है आर्यभट्ट ने बताया था और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, कौन सा? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है, जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, सूर्य ग्रहण की घटना है वो क्या है? एक खगोलीय इंसिडेंस है, एक खगोलीय घटना होती है। वराहमिहिर जिन्होंने सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक में, कौन सी? सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक में बताया, सूर्य सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक में इन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है। इससे पहले यह मान्यता थी क्या मान्यता थी? इससे पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो है इसी के चारों तरफ जो है घूमती है, इसी के चारों तरफ घूमती है। अर्थ जो है सेंटर में है। इसी को लेकर के टालमी के द्वारा अपनी जो है जियोसेंट्रिक थियरी दिया गया, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। जियोसेंट्रिक थियरी क्या है? इस थियरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड इट। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यही क्या है? यही जो है जियोसेंट्रिक थियरी है, जिसको कि दिया था किसने? टॉलमी के द्वारा जो है दिया गया था। टॉलमी के द्वारा जो है दिया गया। इसको गलत काट दिया था किसने? इसको गलत काट दिया था वराहमिहिर ने। और वराहमिहिर के द्वारा जो है बताया गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित दूसरे जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सहित दूसरे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और इसी की वजह से मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के किस गति के कारण? आप कहेंगे परिक्रमण गति के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत लिखा, जिसमें इन्होंने शून्य जो संस्कृत में ये प्रयोग होता था उसके लिए जो है एक सिंबल का प्रयोग किया था। ये पहले ऐसे गणितज्ञ थे। भास्कर जिन्होंने अपना
सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखा। कौन सा? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखा। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले बताया था ये ब्रह्मांड जो है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ जो है क्या करती है? खींचती है। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। यानी न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक में भास्कराचार्य जी ने दिया था। वो अलग बात है कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटेशनल थियरी न्यूटन ने दिया था। न्यूटन से हजारों साल पहले भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि में जो है दिया गया था। और आज ये उपलब्ध भी है, ऐसा कि नहीं कि ये पुस्तक जो है उपलब्ध नहीं है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार पहला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले, ईसा पूर्व 15 अरब वर्ष पहले यह घटना हुई थी। बिल्कुल 100% सही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत को आज पूरी दुनिया मानती है उसी को बिग बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थियरी कहते हैं। और इसको किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है इसको दिया गया था। जॉर्ज लेमेंटेयर ने इसको दिया। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक यहां देखिए लिखा भी है। कब दिया गया था? 1893 में। और इसका एक्सप्लेनेशन 1967 में करता है कौन? इसका एक्सप्लेनेशन करता है वेगनर। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एलन हब्बल थे। ये भी जो है सही है। समय, स्थान, पदार्थ की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद हुई थी। ये बिल्कुल सही है, ऐसी मान्यता है। 100% सही भी है। टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, मैटर, एनर्जी, ये जितने भी जो है 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी जो है 7 भौतिक राशियां हैं, सबकी उत्पत्ति जो है हुई थी किस घटना के बाद? बिग बैंग की घटना के बाद हुई थी। किस घटना के बाद? बिग बैंग की घटना के बाद जो है इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो क्या पूछ रहा है? अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सब सुमेलित है। इसीलिए दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न जो है पढ़ें और फटाफट आंसर करें। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जियोग्राफिका, नेचुरल हिस्टोरिका, कॉस्मोस, या इस प्रश्न को पहले भी एक बार मैंने बताया था आप लोगों से शायद। कॉस्मोस को लिखा है किसने? कॉस्मोस को लिखा है किसने? वान हम्बोल्ट ने लिखा है। वान हम्बोल्ट के द्वारा जो है लिखा गया। वान हम्बोल्ट जिनको कि आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है इनको। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम अभी ऊपर बताया था किसने लिखा है? जी हां, स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा जो है लिखा गया है। और इसमें इन्होंने बिग बैंग की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। किसका? बिग बैंग घटना का जो है, बिग बैंग थ्योरम का जो है इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जियोग्राफिका नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्ट्रैबो ने लिखा है। किसने? स्ट्रैबो ने लिखा है। और जियोग्राफिका नामक पुस्तक जो स्ट्रैबो के द्वारा जो है लिखा गया है, इसको भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश कहा जाता है। क्या कहते हैं? भौगोलिक तथ्यों का शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा है? मैं पीछे पढ़ाया भी था आप लोगों को, फटाफट कमेंट करके आप इसको बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। आइए जोड़ा बनाया जाए। इसमें तो जोड़ा ही बनाया जाता है ना। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी जो है तय करता है? तो आप कहेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर, या कहीं कहीं इसी को लिखा होगा 9.5। बातें कही है। पारसेक, ये सबसे बड़ी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। और पारसेक जो है कितने के बराबर होता है? तो 3.086 × 10⁻16
मीटर के बराबर का ये होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। सेक्सटेंट सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई मापने का एक यंत्र होता है जिसको कि सेक्सटेंट के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? ए का तीसरा। ए का तीसरा एक ही जगह दिया ही है, तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। जिन्स और जेफरी निहारिका परिकल्पना, 1 मिनट जो है देख लेंगे इसके पीछे जो है क्या तथ्य है। आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जो लोग जानते हैं वो फटाफट आंसर करेंगे। इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार जो है दिए थे। कुछ सिद्धांत दिए गए थे और वो जो सिद्धांत थे उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। कुछ लोगों की, कुछ जो है भूगोलवेत्ताओं की मान्यता थी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी एक ही तारे में विस्फोट के द्वारा जो है हुआ था। एक ही तारे में विस्फोट हुआ, उसके वजह से ये यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस में, ये सोलर सिस्टम अपने एग्जिस्टेंस में आया। इसीलिए इसे एकक तारा परिकल्पना के नाम से जो है जाना जाता है। और कुछ लोगों की यह मान्यता थी कि नहीं, ऐसा जो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 तारों के आपस में जो है टकराने की वजह से ये एग्जिस्टेंस में सोलर सिस्टम आया था। इसीलिए इसको द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। और तीसरा लोगों का मानना है कि नहीं, जो है धूल, धुआं, कण, धूल, धुआं और गैसों के आपस में संघनन होने से जो है इन सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का उदय हुआ। एक तारा परिकल्पना के जो है सबसे प्रखर पहला जो सिद्धांत दिया गया, जिसको कि वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से जाना गया। वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया? कांट के द्वारा जो है दिया गया। दूसरा निहारिका निहारिका हाइपोथेसिस किसके द्वारा जो है दिया गया? लाप्लास के द्वारा दिया गया। लाप्लास के द्वारा जो है दिया गया। तीसरा जो है कौन सा? उल्का परिकल्पना जो है दी गई थी। उल्का परिकल्पना जो है दी गई और ये लारिद के द्वारा जो है दिया गया था। यहां पर अगर जो है आप देखेंगे तो ऐसे जो है ग्रहाणु परिकल्पना, आगे जो है कभी इसको क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बड़ा ये डिटेल मामला जो है चलता है। यहां बताया गया कि एक ही तारे में विस्फोट होने की वजह से इस सोलर सिस्टम का सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसको एकक तारा परिकल्पना जो है कहा गया। और इसके तहत इस व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति कांट थे, लाप्लास थे। लाप्लास ने निहारिका की परिकल्पना, जबकि इन्होंने वायव्य राशि की परिकल्पना जो है दिया था। और कुछ जो है भूगोलवेत्ताओं का मानना था कि नहीं, 2 तारों के आपस में जो है टकरा जाने की वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और उसमें सबसे बड़ा है ज्वारीय परिकल्पना और ग्रहाणु परिकल्पना। कौन सा? ग्रहाणु परिकल्पना। और इसको दिया था चैम्बरलिन ने, जबकि ज्वारीय परिकल्पना जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो जेम्स और जिन के द्वारा दिया गया। बिग बैंग थियरी जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बिग बैंग के द्वारा हुई थी, ये जो है तीसरे प्रकार की परिकल्पना का जो है एक हिस्सा है। तो अब आइए जो है प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या कह क्या रहा है। कह रहा है जेम्स और जेफरी के द्वारा जो है ज्वारीय परिकल्पना दिया गया था, 100% सही है। चैम्बरलिन और जो है मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना दिए, चौथा सही है। कांट और लैप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। फ्रेड होयल और लेटस के द्वारा जो है अभिनव तारा परिकल्पना दिया गया। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का दूसरा, अच्छा 2 जगह दे दिया है। दूसरा बी का चौथा, सी का पहला, यानी सही है। दूसरा विकल्प 100% सही है। आगे देखिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का
कारण है उसका बहुत छोटा आकार, उसका बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। ब्लैक होल अपने यूनिवर्स में वह स्थान जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है, अट्रैक्शन फोर्स इतना अधिक होता है कि इवन दैट वो लाइट को भी, प्रकाश को भी छोड़ता नहीं है, प्रकाश को भी 100% अब्सॉर्ब कर लेता है। और आप जानते हैं साइंस के नियमों के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है वो उसी रंग का दिखता है, और नहीं तो 100% ऑब्जर्व कर ले तो वो ब्लैक दिखेगा। ये जैकेट ब्लैक दिख रही है इसलिए क्योंकि इस पर पड़ने वाली लाइट को ये 100% ऑब्जर्व कर ले रहा है। 100% रिफ्लेक्ट कर देता तो इसका रंग सफेद होता, और नहीं तो अगर लाल रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता तो ये लाल दिखता, पीले रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता तो ये पीला दिखता। अब उसका नाम ब्लैक होल है। ब्लैक होल जिसको कि हिंदी में कृष्ण विवर के नाम से जो है जाना जाता है, कृष्ण विवर के नाम से जाना जाता है, कृष्ण विवर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल के बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में तारों के जीवन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था भारत के महान वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था, और 1983 में वर्ष 1983 में इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हुए, वैज्ञानिक हुए जिनको नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो ये ब्लैक होल क्या है? तो अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, और किसके वजह से? उसकी जो है हाई लेवल की डेंसिटी की वजह से, उसके उच्च घनत्व की वजह से उसके अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि हर एक वस्तु को अपने अंदर वो समाहित कर लेता है। हब्बल ने जो है आगे चल करके बताया था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड को किसी दिन जो है ये ब्लैक होल अपने अंदर जो है समाहित कर लेगा। ये यूनिवर्स का जो सेंटर होता है वो कोई ना कोई जो है ब्लैक होल है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जो है पूरे ग्रह नक्षत्र तारे सब जो है बंधे हुए हैं। आगे मैं इस पर विस्तृत आप लोगों से चर्चा करूंगा। वैसे दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। वैसे जॉन व्हीलर पहले ऐसे व्यक्ति थे, जॉन व्हीलर जिन्होंने इसके बारे में आशंका व्यक्त की थी ब्लैक होल के बारे में। हालांकि उसके बारे में इन्होंने बस इतना कहा था कि अपने यूनिवर्स में कोई ऐसा पॉइंट है जहां अट्रैक्शन फोर्स इतना अधिक है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, इतना अधिक है कि पूरे ग्रह नक्षत्र तारों को अपने चारों तरफ जो है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है वो बांध करके रखता है। अगर जो है आपको जानकारी के लिए जो है बता दें तो ब्लैक होल के चारों तरफ जो है तारों का समूह परिक्रमा करता है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी के चारों तरफ जो है स्टार जो है क्या स्टार परिक्रमा करते हैं, यानी तारे जो है और तारों के चारों तरफ जो है जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं को प्लेनेट कहा जाता है, उन्हीं को ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं उसी को जो है सैटेलाइट कहा जाता है। तो ब्लैक होल क्या है? जिसके चारों तरफ गैलेक्सी यानी जो है आकाशगंगा, क्या आकाशगंगा परिक्रमा करती है, वही जो है ब्लैक होल है। आप कहेंगे कि स्टार क्या है, तारे क्या हैं? तो कहेंगे कि जो गैलेक्सी के चारों तरफ परिक्रमा करता है उसी को तारा कहते हैं। तारों के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसी को जो है ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसी को जो है क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे हम लोगों की गैलेक्सी का नाम जो है मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी का वह हिस्सा जो पृथ्वी से देखा जा सकता है उसी को मिल्की वे कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, और मंदाकिनी के चारों तरफ हजारों जो है तारे परिक्रमा कर रहे हैं। उनमें एक तारा है जिसका नाम जो है बेचारा सूर्य है, और इसी सूर्य की वजह से जो है हम लोगों के पृथ्वी पर जीवन है। तो जिस ग्रह पे जीवन है उसको जो है पृथ्वी कहते हैं। और इस पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है कौन? मून, चंद्रमा कह सकते हैं आप, चंद्रमा कह सकते हैं। तो इस पूरे जो है व्यवस्था को संतुलित कर रहा है यहां से कौन? ब्लैक होल। इसके अंदर इतनी अट्रैक्शन फोर्स है कि ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये इसके अपने तरफ और ये इसको अपने तरफ जो है
परिक्रमा करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए विवश कर रखा है। और तारों की दुनिया में भी जो है ऐसा है, जो जिसके आकर्षण शक्ति में बंधा हुआ है उसकी परिक्रमा करता है, उसका चक्कर लगाता है। तारों की बात मैं कर रहा हूं। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का निर्माण आज से 4.5 होना चाहिए था, 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। कितने अरब वर्ष जो है पहले हुआ था? जी हां, इसका निर्माण कार्य जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है पहले हुआ था। सौरमंडल क्या है? तो आप कहेंगे कि सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह नक्षत्र तारों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सौरमंडल क्या है? आप कहेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन ऑल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड सन दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम। सौरमंडल यानी सूर्य के आकर्षण शक्तियों में बंधे हुए ग्रह नक्षत्र तारों का समूह सौरमंडल है। और हमारे सौरमंडल का जो प्रमुख खगोलीय पिंड है उसका नाम जो है क्या है? तो आप कहेंगे उसका नाम जो है सूर्य है। सूर्य का मंडल या इसी को सौर परिवार कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, कहीं डॉक्टर साहब का परिवार, कहीं मास्टर साहब का परिवार, कहीं वकील साहब का परिवार, कहीं विधायक जी का परिवार, यानी सबका अपना अपना परिवार है। क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों की गतिविधियां उस पर्टिकुलर व्यक्ति के चारों तरफ जो है इर्द गिर्द जो है घूमती हैं। यानी हर कोई उसकी आर्थिक शक्ति या भावनात्मक शक्ति में बंधा हुआ है। सेम एज यहां पर भी ऐसा होता है। जब सूर्य की आकर्षण शक्ति में जितने ग्रह नक्षत्र तारे जो है बंधे हुए हैं उन्हीं को सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। और इसका सबसे पहले जो है खोज किया था किसने? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो है ना, गैलीलियो ने इसकी खोज किया था 1610 में। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1609 में इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। जी हां, पहला विकल्प सही है। सही है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था, अभी पीछे बताए हैं, ये भी सही है। इंफ्रारेड जिसको अवरक्त किरणें कहते हैं, इनकी खोज जो है विलियम हर्शेल के द्वारा जो है किया गया था। इंफ्रारेड की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल साइंस में आप पढ़ते हैं, रिमोट में जो है उसी इंफ्रारेड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण वो किरणें होती हैं जो कि पृथ्वी पर आकर के और चर्म रोग जैसी समस्याओं को, स्किन कैंसर जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं। और इन अल्ट्रावायलेट की खोज जो है किया था किसने? जॉन रीटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन रीटर के द्वारा किया गया था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है एक गैस की लेयर है ऊपर जो पाई जाती है। उस गैस के लेयर को जो है किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करके जो है बताएंगे। अल्ट्रावायलेट को, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने वाली जो गैस की जो है परत है उसको किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। वैसे दिए हुए प्रश्न का जो है, जो प्रश्न में पूछ रहा है उसका अंतिम विकल्प सही है। हमारी संस्था की तरफ से आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है। इसको ज्वाइन करें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न, ब्लैक होल का निर्माण होता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारों के ध्वस्त होकर के सिकुड़ जाने के कारण। ब्लैक होल का निर्माण किसके वजह से जो है होता है? दो तारों के आपस में टकराने से, उल्का पिंड के आपस में टकराने से, या चंद्रमा में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने से। दरअसल तारों के जीवन का सिद्धांत जो है भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, तो उसी में बताया था। तारों के जीवन चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी स्टार अपने बर्थ प्लेस पर
यानी कोई भी स्टार अपने बर्थ प्लेस पर या कह लो कि अपने जीवन के प्रारंभिक क्षण में अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना हो, यानी कोई तारा अगर सूर्य से लगभग 1.5 गुना बड़ा हो, तो जब अपने जीवन के अंतिम क्षण में वो पहुंचेगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं तो आगे चल करके जो है वो किस में कन्वर्ट होगा। जी हां, इन्होंने बताया कि ये कोई स्टार है जो कि सूर्य से लगभग 1.5 टाइम जो है अधिक बड़ा है, अपने जीवन के फर्स्ट फेज में होगा, तो इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक होगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से इसमें इतना अधिक एनर्जी होगी कि ये नीला रंग का होगा और इसको बृहद तारा के नाम से जाना जाएगा। अगले सेकेंड फेज में पहुंच करके हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब ये हीलियम में कन्वर्ट चूंकि हो रहा है, इसलिए अब इसका रंग पहले से जो है टेम्परेचर कम हुआ तो इसका रंग लाल हो गया और इसको जो है लाल रक्त दानव तारा कहा जाएगा, सुपर जायंट के नाम से जाना जाएगा। तीसरे पॉइंट पर जो है थर्ड फेज में पहुंचा तो इसके अंदर जितनी भी हाइड्रोजन थी खत्म हो गई, अब हीलियम बच गया है और धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और अब इस पर जो है बाहर से जो प्रकाश पड़ेगा उसको ये रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? जी हां, इसको जो है जाना जाएगा सुपरनोवा के नाम से, सुपरनोवा के नाम से जाना जाएगा। और आगे चल करके जब इसमें मेटेलिक एलिमेंट बनेंगे तो इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि इसका कुछ हिस्सा जो है पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है इसका ब्लैक होल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। यानी ब्लैक होल के बनने बिगड़ने की जो है प्रक्रिया को तारों के जीवन चक्र के सिद्धांत के अनुसार बताया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा भी बताया गया, इन्होंने ही बताया कि तारे भी जन्म लेते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और उनकी भी जो है डेथ हो जाती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहां पूछ रहा है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से जो है बनता है, इसमें ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट हो जाता है तो इसकी डेंसिटी इतनी अधिक होती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि लाइट को भी अपने ऊपर जब पड़ता है तो 100% अब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और इसीलिए इसका रंग काला दिखता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ब्लैक होल को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि सौरमंडल का गुरुत्व केंद्र कौन सा है, तब बताएंगे सूर्य, लेकिन यहां पहला विकल्प सही है। आगे देखें, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर के द्वारा जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के संदर्भ में प्राप्त किया गया। और प्रकाश का वेग जो है कितना है? तो प्रकाश का वेग जो है आप सबको पता है कि प्रकाश का वेग लगभग जो है कितना, तो आप कहेंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलीलियो जिन्होंने कि सबसे पहले सूर्यमंडल जो है सोलर सिस्टम को देखा था, सौरमंडल को देखा, इन्हों के द्वारा सबसे पहले जो है टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। किसका? टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। और न्यूटन के गति विषयक पहला नियम, जिसमें जड़त्व का नियम जो है दिया था किसने? तो जड़त्व का नियम भी जो है दिया था किसने? तो आप कहेंगे कि गैलीलियो के द्वारा जो है दिया गया था। न्यूटन जिन्होंने कि बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपिया नामक अपनी पुस्तक लिखा था। किसने? न्यूटन ने। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल थियरी दिया था। आइंस्टीन जिन्होंने E = mc² के माध्यम से बताया कि द्रव्य ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित हो सकती है। आइंस्टीन को उनकी किस जो है खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को फटाफट आप पढ़िए और बताइए कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। ब्रह्मांड में काले पदार्थों का अस्तित्व है और इसके खोजकर्ता कौन थे? एलन गुथ, हब्बल, हर्बन बार्डी या एलन संडेज? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, अभी मैंने बताया कि बिग बैंग की घटना हुई,
बिग बैंग की घटना होती है तो ये यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस में आता है। यूनिवर्स का जो मटेरियल दृश्य फॉर्मेट में था वो बस 4% ही था और बाकी 96% ऐसा है जो कि दिखता ही नहीं है, जिसको कि डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। इसमें जो डार्क मैटर है, इसमें जो मैटर है उस कितने परसेंट है? 73%। और जो एनर्जी है वो कितने परसेंट है? 23%। ये वो पार्ट है जो कि इस यूनिवर्स में दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये भी 4% अभी हम लोगों के बस का बात नहीं है। यही यूनिवर्स है जिसके बारे में आजकल रिसर्च चल रहा है। अदृश्य पदार्थों के अस्तित्व का सबसे पहले जो है प्रमाण दिया था जो है एलन गुथ ने दिया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। आगे देखिए, मेसॉन कहां पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणों में, एक्स किरण में, गामा किरण में, लेजर किरणों में। मेसॉन कॉस्मिक किरण जिनको कि ब्रह्मांड किरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मांड किरणों के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये किरण होती नहीं है, हकीकत में तो जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो प्रकाश के लगभग वेग से इतना तेज चलते हैं कि उनको रेस के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। और ब्रह्मांड किरणें जब आती हैं वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग हैं उनके लिए बहुत डेंजरस होती हैं। और उसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक जो है प्रोटॉन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। आप कह सकते हो कि प्रोटॉन बीम होती हैं कॉस्मिक किरणें। एक्स किरणें बताने की जरूरत नहीं है। एक्स किरणें क्या हैं? इनकी खोज जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? कॉनराड रोंटजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कॉनराड रोंटजन शब्द है, और इन्होंने खोज किया था 1895 में। इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया था इसके लिए 1901 में। और इस तरह फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे। कौन? कॉनराड रोंटजन, जिन्होंने एक्स किरणों की जो है खोज की। और एक्स किरणों की जो है खोज इन्होंने किया तो उसका नाम एक्स ही क्यों दे दिया? उसके बारे में इन्होंने कभी बीबीसी लंदन से वार्ता में जो है जब इनसे पूछा गया तो बताए थे कि ये जो रेज हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं, और इन किरणों को उन्होंने इतना डेंजरस जो है माना जितना उनकी एक्स जो है डेंजरस थी। इसलिए इनका नाम ही उसने जो है एक्स रेज दे दिया। आज तक साइंस में बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स रेज का कितना इस्तेमाल एक्स रेज का किया जाता है। गामा किरणें ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वो रेज होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं को जो है विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, या इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। विद्युत चुंबकीय किरण के नाम से जाना जाता है। और विद्युत चुंबकीय किरणों की जो गति होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो प्रकाश की गति के लगभग बराबर होती है। प्रकाश की गति के बराबर होती है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वो किरणें जिनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती हैं, वो प्रकाश की गति से जो है गति करती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, आपकी जो है गामा, एक्स रेज, ये सब की सब जो है इसी कैटेगरी में जो है आती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा जो है विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आप फटाफट जो है हमको कमेंट करके जो है बताइए, हमको कमेंट करके जो है फटाफट बताइए गामा किरणों की खोज जो है किसने किया था? ये तो बहुत आसान है, फटा आप बता सकते हैं। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? विक्टर हेंस के द्वारा तो जो है इसकी खोज की गई थी ब्रह्मांड किरणों की। विक्टर हेंस
लेकिन गामा तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, बिल्कुल सही है। और ये कितने के बराबर होता है? इतने के बराबर होता है। दूसरा, संक्षिप्त समय का संक्षिप्त इतिहास या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा है, जिसमें बिग बैंग की घटना का वर्णन किया है। और इन्होंने माना है कि समय की उत्पत्ति, एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम, एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, मैटर, एनर्जी, ताप, दाब, ऊष्मा, बल, दूरी, समय, चाल, ये सब जो है जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो 7 है, सब बिग बैंग की घटना से ही अपने एग्जिस्टेंस में आई थी। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, मोर देन 90%। उसके बाद जो है हीलियम है। और जितने भी स्टार होते हैं, स्टार मतलब मैं तारों की बात कर रहा हूं, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी जो है ये तारों की दुनिया होती है, इन जितने भी तारे होते हैं उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन, या कह लो कि सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन मिल करके और तीसरे जो है एलिमेंट हीलियम को जो है फॉर्म करते हैं। और इस प्रक्रिया को जो है कहते हैं क्या? नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य में भी हाइड्रोजन के एलिमेंट आपस में मिल करके न्यूक्लियर फ्यूजन करके जब हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम को जो है बनाते हैं, इस प्रक्रिया के तहत जो है अपार ऊर्जा जो है निकलती है। अगला और अंतिम, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी था, एडविन हब्बल के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है तो अंतिम सुमेलित नहीं है, इसीलिए यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? ये बात वही है, बताया मैंने कई बार है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है लगभग कितने करोड़ किलोमीटर की होती है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। कितने? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। उसी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस के द्वारा कहा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा गया, बिल्कुल सही है। कोपरनिकस के द्वारा ही बताया गया क्या? कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और दूसरे ग्रह एक इलिप्टिकल वे में, किसमें? इस वाले शेप में, इलिप्टिकल वे में, वृत्ताकार जो है रूप में नहीं, बल्कि जो है परवलयाकार रूप में इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इस बात को कोपरनिकस के द्वारा ही बताया गया था सबसे पहले। हब्बल स्थिरांक किसके द्वारा मापन से संबंध रखता है? ब्रह्मांड के प्रसार से रखता है। हब्बल नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही बताया गया कि एक दिन ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जो है किसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई 0 होती है। मैं अभी बताया था, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होता है। ये भी सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं, इसलिए दिए हुए प्रश्न का ये उत्तर सही है। क्योंकि सब सही है और ये पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। तारों के जीवन चक्र का सिद्धांत दिया था किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। अभी मैंने बताया कि इन्होंने बताया कि कोई भी तारा जो कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना होगा तो अपने लाइफ के अंतिम समय में जाकर के जो है इसमें विस्फोट होगा। तो ये न्यूट्रॉन में और नहीं तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सॉरी, न्यूट्रॉन और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे को ही जो है पल्सर तारा के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है। ये वो स्टार हैं जिनसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। कौन सी? विद्युत चुंबकीय जो है तरंगे निकलती रहती हैं। और इस कार्य के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1983 में। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प हमेशा सही होगा। अंतिम
पदार्थ द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण से होती है? वक्रता के कारण से होती है। सही है। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु सदैव कैसे चलेगी? सदैव वक्र रेखा में चलेगी। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण से है? वक्रता के कारण से है। यह भी सही है। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति दिशा को सही बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष काल में उत्पन्न होने वाली वक्रता की प्रायोगिक जांच हेतु नासा ने किस यान को, अरे बाप रे, ग्रेविटी प्रोब बीन को किया था। यह आईएएस का क्वेश्चन है जो कि पिछले साल ही शायद पूछा था। आप लोग उसको लेकर के टेंशन में नहीं रहेंगे। हालांकि इसमें भी जितने स्टेटमेंट हैं सब सही है, सब सही है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके सिद्धांत की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड। बिग बैंग किसको बताता है कि ब्रह्मांड कैसे अपने अस्तित्व में आया था, इसमें ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, मैटर, एनर्जी जैसे जो है फिजिकल एलिमेंट अपने एग्जिस्टेंस में आए और उसके बाद से जो है इस ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। ये रहा आज का सेशन। हमारी संस्था के तरफ से ये कुछ किताबें जो है जारी की गई हैं। इन किताबों को प्राप्त करने के लिए इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि पढ़ के मेहनत से और तब बड़ा दुख होता है पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों ने जिन सरकारों को चुन करके और जो है अपने वेलफेयर के लिए भेजा है, वो सरकारें जो है हमारी वेलफेयर की बात तो छोड़ दो, पब्लिक वेलफेयर की बात तो छोड़ दो, उन्होंने कौन कौन वेलफेयर जो है कर रही हैं। समझ में ही नहीं आता है कि लोगों ने कमल के फूल को चुन करके फूल बने हैं या फूल बनाया गया। बहरहाल फूल वालों ने इस देश को बड़ा जो है बर्बाद किया है, चाहे वो गुलाब का फूल रहा हो, चाहे कांटे का फूल रहा हो। आज बस जो है इस सेशन में बस इतना ही। शेष अगली क्लास में अगले दिन आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले दिन हम लोग। धन्यवाद। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम।